डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक जो आज का है वो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपने जो पढ़ा था, कल के वीडियो लेक्चर में, इसके पहले वीडियो के लेक्चर में, वो आपने पढ़ा था मेमोरी ग्लैंड, वो आपने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके पहले oogenesis, उसके पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारा कुछ आपने पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब कुछ। अब आज फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की जो स्टार्टिंग है, फर्टिलाइजेशन का जो डिफिनीशन है वो तो एक कॉमन डिफिनीशन है, वो आप सुनते आ रहे हैं लगातार, ठीक है। द फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, जो हर जगह आप देखते हैं, प्लांट में भी देखते हैं, एनिमल में भी देखते हैं। बट यहाँ पे बात क्या है सो देखिए। कहते सबसे पहले फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है उसको एक बार रिव्यू कर ले। तो फर्टिलाइजेशन मैमल्स में, या सीधे हम कहें तो वर्टिब्रेट में, एक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब आप बोलिए, या फैलोपियन ट्यूब के अंदर का पार्टिकुलर पार्ट बोलिए। कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन, पुराने एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। नए एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है एम्पुला। क्या लिखा हुआ है? एम्पुला। ध्यान दीजिए। तो बोर्ड पे जो भी थ्योरेटिकल एरो डायग्राम मैंने बनाया, उससे पहले आप मेरी बातों को अच्छे से सुनिए, थ्योरेटिकली उसको समझिए, फिर हम चलेंगे बोर्ड पे। ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, मेन तो है समझना, ठीक है। समझिए, फिर रटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझिए कि मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब बात बताए थे, उसमें मैंने क्या बताया था? उसमें बताया था कि दो ओवरी है दोनों तरफ, ठीक है। ये एब्डोमिनल वॉल से एक टिश्यू के द्वारा अटैच है, दैट इज कॉल्ड मेसोवेरियम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, इस ओवरी के ठीक पास में ओविडक्ट शुरू होता है, और ओविडक्ट का जो पहला ऑथेंटिक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो ओवुलेशन के बाद ओवम को डायरेक्ट अटैच करता है, उसका क्या नाम था? फिम्ब्री। यानी फिम्ब्री इज द फिंगर लाइक आउटर प्रोजेक्शन, आउटर मोस्ट प्रोजेक्शन ऑफ इनफंडिबुलम। उसके बाद क्या था? एम्पुला। उसके बाद क्या था? इस्थमस। उसके बाद कॉर्पस यूटेरस, पार्ट यूटेरस का शुरू हो जाता था, फिर यूटेराइन कैनाल, फिर सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, फिर वेजाइनल कैनाल, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल वेजाइनल कैनाल को मिला के बोलते थे बर्थ कैनाल। सारा कुछ आपके रिव्यू हो गया दिमाग में। तो देखिए यहीं से कहानी शुरू होती है। कहता है एक मेल पार्टनर है, एक फीमेल पार्टनर है, दोनों में जो मैटिंग का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड, सिंपल लैंग्वेज में अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज की बात नहीं करें तो जो मैटिंग होती है ना मेल और फीमेल के बीच, उसको बोलते हैं इंटरकोर्स। अगर बायोलॉजिकली बात करें तो उसको बोलते हैं कॉपुलेशन और क्वाइटस। कॉपुलेशन और क्वाइटस, ध्यान दीजिए। एक टर्म आपको आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी 4th चैप्टर में, वहां पे वो टर्म आएगा क्वाइटस इंटरप्शन, दैट इज ए मेथड ऑफ नेचुरल कंट्रोल ऑफ, ठीक है, फैमिली प्लानिंग। यानी फैमिली प्लानिंग के लिए जो नेचुरल कंट्रोल मेथड होती है उसमें क्वाइटस इंटरप्शन भी आएगा। तो याद रखिए, क्वाइटस का मतलब मेल और फीमेल का मिलना, कॉपुलेशन, मैटिंग, यानी कॉपुलेशन इज इक्वल टू क्वाइटस। सी को दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहते ये क्वाइटस इंटरप्शन हुआ, ये सॉरी क्वाइटस हुआ, कॉपुलेशन हुआ, तो बताइए उसमें क्या होता है? क्वाइटस में कहता है कि मेल पेनिस के द्वारा सीमेन को रिलीज किया जाता है फीमेल के वेजाइना में। तो वेजाइना में सीमेन रिलीज हुआ वेजाइना के अंदर, इसलिए प्रोसेस का नाम इंसेमिनेशन।
क्या नाम? इंसेमिनेशन। पहले समझ लें, लास्ट में चलेंगे वो इंसेमिनेशन। और यही इंसेमिनेशन कुछ कैटल्स में, या मान लीजिए जरूरत पड़ने पे, ठीक है, मैमल्स के यानी कि ह्यूमन के अंदर अगर ऐसा किया जाए, आर्टिफिशियली किया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। देखिए, इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन में अंतर है। इंसेमिनेशन का मतलब सीमेन का रिलीज वेजाइना के अंदर, इजैकुलेशन का मतलब कोई सोर्स में कहीं भी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, यहां पे है इंसेमिनेशन हुआ। अब इंसेमिनेशन के बाद ये जो मोटाइल स्पर्म है, ये जो स्विंग करता हुआ वेजाइनल वॉल से, वेजाइनल कैविटी से, वेजाइनल कैनाल से कहां जाएगा? सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल से होते हुए कहां जाएगा? यूटेरस। और फाइनली कहां पहुंचेगा? एम्पुला में, एम्पुलरी इस्थिमस जंक्शन पे, यानी कि एम्पुला इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, वहां पे पहुंच जाएगा और वहीं पे साइमल्टेनियसली आना चाहिए कौन? ओवरी के द्वारा रिलीज किया हुआ ओवम। ओवम को भी साइमल्टेनियसली वहीं पहुंचना है, तब जाके क्या होगा? तब जाके होगा फर्टिलाइजेशन। ऐसे नहीं होगा फर्टिलाइजेशन, तब जाके होगा फर्टिलाइजेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन होगा उसमें क्या होगा? स्पर्म और ओवम उसी एम्पुला में फ्यूज करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखिए यहां पे मेन फर्टिलाइजेशन का इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, इसको समझना है आपको, और बहुत अच्छे से समझना है। फिर चलेंगे एरोडायग्राम में। तो बताइए, ओवम और स्पर्म दोनों का मिलन पॉसिबल क्यों हुआ? दोनों का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल क्यों हुआ? हर पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन, जायगोट फॉर्मेशन और प्रेगनेंसी में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि ओवम कभी पहले आ जाता है, स्पर्म बाद में आता है। कभी स्पर्म पहले आ जाता है, ओवम बाद में आता है। फैलोपियन ट्यूब में दोनों का साइमल्टेनियस मूवमेंट और एक टाइम पे कोइंसाइड होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जायगोट पॉसिबल नहीं है। जायगोट नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं। ठीक है, अब देखिए रियल मैकेनिज्म पे आते हैं। जब स्पर्म टच करता है, ठीक है, जब स्पर्म, मोटाइल स्पर्म टच करता है ओवम को, और ओवम के किस मेम्ब्रेन को? जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन को। ओवम के किस मेम्ब्रेन को? जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन को टच करता है। तो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन को जब टच करता है, उस मेम्ब्रेन में एक बैरियर प्रोटीन, एक एंटी फर्टिलाइजेशन प्रोटीन रिलीज होता है और उस मेम्ब्रेन में चेंजेस लाता है। उस मेम्ब्रेन में चेंजेस जो आता है वो वहां पे उस स्पर्म, जो एक पार्टिकुलर स्पर्म वहां पे आया, जो टच किया जोना पेलुसिडा से, उस स्पर्म को छोड़ के बाकी सारे स्पर्म की एंट्री क्या करता है? रोक देता है। यानी कि जोना पेलुसिडा लेयर में ऐसा चेंज होता है जो बाकी स्पर्म की एंट्री को क्या करता है? रोक देता है। और बाकी स्पर्म की एंट्री रोकना यानी कि आप किस प्रोसेस को रोक रहे हैं? अगर एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। यानी कि जो जोना पेलुसिडा, एग के चारों तरफ जो जोना पेलुसिडा लेयर है, उसमें जो चेंजेज आया स्पर्म के टच करने के कारण, उसके कारण वहां पे पॉलीस्पर्मी कंडीशन क्या है? ठीक है, रुक गया है। फर्दर किसी स्पर्म की एंट्री नहीं होगी। अब क्या होगा? अब स्पर्म के हेड में, याद कीजिए, स्पर्म के हेड पार्ट में न्यूक्लियस के आगे भी एक क्या पाया जा रहा है? क्या पाया जा रहा है? ठीक है, तो कहता है न्यूक्लियस के आगे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक्रोसोम। आराम से सुनिए, ये एक्रोसोम क्या है? ये एक्रोसोम क्या है? कहता है ये एक्रोसोम गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। यहां पे आपको बहुत एक अच्छा क्वेश्चन यहां पे राइज होता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन से बचिएगा। अगर पूछेगा एक्रोसोम इन ओरिजिन बाय व्हिच सेल ऑर्गेनेल,
तो कहिएगा गोल्गी बडी। एक्रोजोम बाय फंक्शन, ठीक है, ड्यू टू व्हिच सेल ऑर्गेनल, कहिएगा लाइसोसोम। क्या बोलिएगा? लाइसोसोम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो कहता है एक्रोजोम, यहां पे रिएक्शन होगा, वो एक्रोजोम रिएक्शन स्पर्म को मदद करेगा जोना पेलुसिडा के अंदर एंट्री करने में, और जोना पेलुसिडा के अंदर एंट्री करने में, और जो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर एंट्री करने में। यानी बताइए स्पर्म के ये ओवम के चारों तरफ जो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन का जो बैरियर है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बैरियर है, दोनों को एक साथ डिसॉल्व करने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? तथा दोनों को एक साथ डिसॉल्व करने का काम करेगा स्पर्म लाइसिन, which is secreted from acrosome, which is present in the head part in front of nucleus, which is modified Golgi body. Function occurs due to lysosome. Clear है point? ये सारा point clear हो गया। अब कहता है, अब क्या हो रहा है? यानी कि डिसॉल्व करके जोना पेलुसिडा के अंदर चला गया। कौन चला गया? स्पर्म। अब इसी का तो इंतजार था वहां पे, यानी कि वहां पे जो ओवम के अंदर जो एंट्री हुआ, जोना पेलुसिडा के अंदर क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? वहां पे रखा हुआ है सेकेंडरी oocyte। किसी के इंतजार में था सेकेंडरी oocyte। तो कहता है सेकेंडरी oocyte जो है उसमें अभी मियोसिस 2 तो रुका पड़ा है, आपको पता ही है। वो मियोसिस 2 क्यों रुका पड़ा है? वो मियोसिस 2 क्यों रुका पड़ा है? क्योंकि स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल उसके मियोसिस 2 के लिए, मियोसिस 2 को पूरा होने के लिए वहां पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना चाहिए। और आप जानते हैं सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या नहीं है? सेंट्रियोल नहीं है। तो उसका अपने तरीके से क्या स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बताइए क्या मियोसिस 2 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए किसका इंतजार हो रहा था? स्पर्म का। अब स्पर्म की एंट्री तो हो गई एक्रोजोम रिएक्शन के बाद। जब स्पर्म की एंट्री हो गई तो क्या होता है? स्पर्म की एंट्री जब हो गई तो कहता है वहां पे उसके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का यूज होके वहां पे बनता है स्पिंडल फाइबर और मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। मियोसिस 2 मियोसिस 1 की तरह ही अनइक्वल होता है। एक बड़ा साइटोप्लाज्म को, ज्यादा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को लेके एक बहुत बड़ा फंक्शनल हैप्लॉइड सेल बनेगा, उसको बोलेंगे ऊटिड। क्या बोलेंगे? ऊटिड। और मैच्योर स्पर्म क्या बोलेगा? मैच्योर स्पर्म। और ठीक है, कहता है दूसरा बनेगा बिल्कुल कम साइटोप्लाज्म, नेग्लिजिबल साइटोप्लाज्म को लेके एक और हैप्लॉइड सेल का निर्माण होगा, उसको बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे? सेकेंड पोलर बॉडी। अब ये जो ऊटिड है और जो उधर से स्पर्म आके रखा हुआ फेलोपियन ट्यूब, उन दोनों के बीच, उन दोनों का न्यूक्लियस आपस में क्या करेगा? फ्यूज करेगा। तो बताइए ऊटिड का न्यूक्लियस क्या है? ऊटिड का न्यूक्लियस क्या है? कहता ऊटिड का न्यूक्लियस हैप्लॉइड N 23 क्रोमोसोम और स्पर्म का भी न्यूक्लियस क्या है? 23 क्रोमोसोम M। तो M प्लस N 2N 23 प्लस 23 46। बोलिए कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं ना? अब यहां पे थोड़ा सा रुकना है क्योंकि हमारा दोनों का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। जानते हैं स्पर्म न्यूक्लियस और ओवम के न्यूक्लियस के फ्यूजन को एक स्पेशल यहां पे नाम देते हैं, उसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्फी, नॉट एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस डायरेक्ट डेवलपमेंट है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये एम्फीमिक्सिस है। एम्फीमिक्सिस मींस फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेटिक न्यूक्लियस। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता ये जब होता है ना यही टाइम है सेक्स डिटर्मिनेशन का। अब बताइए जो फीमेल गैमेट बन रहा है, जो ऊटिड बन रहा है, वो हमेशा, ठीक है,
जो ऊतक बन रहा है वो हमेशा क्या होगा, उसमें हमेशा 22 प्लस एक्स ही होगा, चाहे जितना भी ओवम बने, यानी कि जो हैप्लॉइड ऊतक बना उसमें 22 प्लस एक्स ही होगा, एक ही तरह का गैमेट होगा, होमोगैमेटिक होगा, एक ही तरह का होगा, कंडीशन एक ही कंडीशन। बट मेल में स्पर्म में 22 प्लस एक्स भी हो सकता है, 22 प्लस वाई हो सकता है। तो बताइए, यानी स्पर्म में दोनों चांस है 50-50%, 22 प्लस एक्स भी 22 प्लस वाई भी, क्योंकि अपना लोग के स्पर्मेटोगोनियल सेल में क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई, तो 22 प्लस एक्स किसी स्पर्म में गया, 22 प्लस वाई किसी स्पर्म में गया। अगर 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म 22 प्लस एक्स ओवम, ओवम तो हमेशा 22 प्लस एक्स होगा, ओवम 22 प्लस एक्स से अगर स्पर्म भी 22 प्लस एक्स वाला फ्यूज किया तो गर्ल चाइल्ड होगा। और अगर 22 प्लस एक्स ओवम से 22 प्लस वाई वाला स्पर्म अगर फ्यूज किया तो क्या होगा, बॉय चाइल्ड होगा, यानी कि लड़का। तो बताइए लड़का या लड़की होने का चांस कितना है, 50%। यहां पे अगर क्वेश्चन पूछा, जेनेटिक्स में भी क्वेश्चन आएगा कि किसी कपल को 8 बच्चे हैं, सारे के सारे 8 बच्चे लड़कियां हैं, बताइए 9वां होने का चांस क्या है। तो आपको ये देहाती ढंग से फीलिंग नहीं लेना है कि मतलब एकदम अनपढ़, ये नहीं कि मतलब जिसे मतलब एकदम सोच लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे उस चीज का तुलना ये नहीं कीजिएगा देहाती लोग अनपढ़ होते हैं, नो, देहाती लोग ओवर ब्रिलियंट होते हैं शहर से ज्यादा। लेकिन जो एक गांव में होता है ना सोच कि नहीं जी, देहाती सोच का मतलब क्या है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फलाने के वाइफ को सिर्फ बेटी हो रहा है, वो अभागन है, वो सही नहीं है, उसको घर से निकाल दो, उसकी दूसरी शादी करवा दो, बेटा हो जाएगा, ये गलत सोच है, ठीक है, ये गलत सोच, ठीक है। ऐसे तो शहर और गांव में कोई अंतर नहीं है, शहर के लोगों में फीमेल फिटिसाइड ज्यादा पाया जाता है, गांव के लोगों को तो जो अनपढ़ है उनको बेचारे पता भी नहीं है कि ये फीमेल मेल क्या है, वो तो बस भगवान का वो मानते हैं और जीते हैं। तो ये मैं बता दूं, ये सोच अभी भी गाँव में बहुत है, बहुत जगह, कि अगर किसी को बेटी लगातार हो रहा है तो या तो उसकी दूसरी शादी करवा दो, या ठीक है वो अभागन है उसको घर से निकाल दो। ये सोच बहुत गंदी है। तो तब वो जवाब क्या देते हैं, अगर किसी को पूछेगा भाई उसको 8 लड़की है, 9वां क्या होगा, तो कहेंगे 8 लड़की जब हुआ तो 9वां भी तो लड़की होगा। नो, 9वां लड़का होने का चांस या लड़की होने का चांस 50% है, ठीक है। दूसरी बात, फीमेल होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फादर, मदर कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस बात को आप समझ गए, क्लियर है पॉइंट। अब आइए, जायगोट बन गया, अब ये जायगोट कहां पे ये फॉर्मेशन हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जायगोट का फॉर्मेशन कहां पे हुआ है, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ है एम्पुला में, एम्पुलरी इस्थिमस जंक्शन में। अब ये एम्पुला के ठीक बाद क्या आता है, इस्थिमस। अब ये जायगोट क्लीवेज करते हुए, माइटोसिस करते हुए, इस्थिमस की तरफ मूव करते हुए यूटेरस की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं पहला क्या था, फीमरी, तब क्या था इन्फेंटिबुलम, तब क्या है एम्पुला, तब क्या है इस्थिमस, और इस्थिमस के बाद क्या आएगा, यूटेरस। यूटेरस के पास जाने की स्टार्टिंग हो जाएगी। यूटेरस के पास जाने के लिए इसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा, इस्थिमस को। उसी टाइम 30 घंटे के अंदर जायगोट में पहला क्लीवेज स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट होगा, किसके अंदर, जायगोट के अंदर। और जायगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज जो होगा, क्लीवेज जस्ट लाइक माइटोसिस, माइटोसिस ही, सिर्फ अंतर क्या है कि जायगोट के बाद जो 2 सेल बनेंगे, पहला जो ये सॉरी क्लीवेज के बाद, यानी क्लीवेज के बाद जायगोट में डिवीजन होगा, और जायगोट जब 2 सेल का बनेगा तो वो दोनों सेल साइज में छोटा होगा। जबकि जनरल माइटोसिस में क्या होता है, जनरल माइटोसिस में सेल का साइज वही रहता है, क्रोमोसोम नंबर वहां भी सेम रहता है, यहां भी सेम रहेगा, क्लीवेज में भी। तो 30 घंटे के अंदर जो पहला क्लीवेज होगा, उसके बाद जायगोट कितने सेल का होगा, 2 सेल का। फिर दूसरा क्लीवेज होगा तो 4 सेल का, ठीक है। फिर तीसरा क्लीवेज होगा तो 8 सेल का। फिर चौथा क्लीवेज होगा तो
पहला 2 सेल का, पहला हुआ 2 सेल का, दूसरा हुआ 4 सेल का, तीसरा हुआ 8 सेल का, चौथा हुआ 16 सेल का। ठीक है, ये 8 से 16 सेल वाले स्टेज में जब आएगा एम्ब्रियो यानी जायगोट ऑफ एम्ब्रियो कहलाता है। पहले तो ये जान लीजिए 2 सेल हो, 4 सेल हो, 8 सेल हो, 16 सेल हो, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर, यानी 2 सेल ब्लास्टोमियर पहले क्लीवेज के बाद, 4 सेल ब्लास्टोमियर दूसरे क्लीवेज के बाद, ठीक है, 8 सेल ब्लास्टोमियर तीसरे क्लीवेज के बाद, और 16 सेल ब्लास्टोमियर चौथे क्लीवेज के बाद। तो कहा था 8 से 16 सेल वाले ब्लास्टोमियर के स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मोरुला। क्या बोलते हैं? मोरुला। ये मोरुला के सेल में और ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा, एक बार और डिवीजन होगा, और ये 32 सेल की स्थिति में जाएगा 5वें क्लीवेज के बाद। ध्यान दीजिएगा, ये मोरुला सॉलिड होता है, इसमें कोई कैविटी नहीं होती है, ये सॉलिड मास होता है 16 सेल का। बट ठीक है, कहीं कहीं पे बुक में लिखा हुआ 8 सेल वाला मोरुला और 16 सेल वाला मोरुला। 8 सेल वाले को बोलते हैं प्री मैच्योर मोरुला और 16 सेल वाले को बोलते हैं मैच्योर मोरुला। ध्यान रखिए, लेकिन 8 से 16 वाले को मोरुला ही बोलेंगे, यानी क्लीवेज हुआ, मोरुला हुआ, और मोरुला के बाद एक बार और ग्रोथ करने के बाद और डिवीजन करने के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट आते आते 5वां क्लीवेज कंप्लीट हुआ, और कहता है इस ब्लास्टुला में, ब्लास्टोसिस्ट में आने तक 7 दिन बीत गया। ठीक है, 7 दिन बीत गया। ये ल्यूटियल फेज में ही आता है जो कल बताए थे। ठीक है, अब इस ब्लास्टुला के अंदर क्या चेंज होगा सो देखिए, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होगा। जो ब्लास्टुला का सेल का है उसमें एक सेल एक ऊपर में जाके आउटर मोस्ट सरफेस पे जाके एक सिंगल लेयर बनाएगा जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, और बाकी सब सेल ग्रोथ डिवीजन करके एक मास बनाएगा इनर तरफ, इनर सरफेस की तरफ, ठीक है, अंदर की ओर, उसको बोलेंगे इनर सेल मास। बट ये इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्टिक लेयर ये दोनों अभी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनर सेल मास न्यूट्रिशन लेगा कहां से? यूटेरस के इंडोमेट्रियम वॉल पे जाके अटैच हो जाता है, यानी कि इनर सेल मास तो उसको इनर सेल मास उससे न्यूट्रिशन लेता है, किससे? ट्रोफोब्लास्टिक लेयर से। इसलिए उसका नाम है ट्रोफिक ब्लास्टिक लेयर, यानी कि ट्रोफोब्लास्टिक लेयर यूटेरस से क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता है, इंडोमेट्रियम वॉल से लेगा, बताते हैं अभी। लेकिन जब ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर इंडोमेट्रियम वॉल से अटैच होता है, इंडोमेट्रियम वॉल में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। यूटेराइन ग्रोथ इतना होता है कि इसको दोनों तरफ से कवर कर लेता है, ट्रोफोब्लास्टिक लेयर को कवर कर लेता है, और लगता है कि ट्रोफोब्लास्टिक लेयर ऑफ blastula stage is get embedded into uterine wall completely. This is called implantation. This is called implantation. इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को तो बोलेंगे implantation. बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो बताइए, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन ये पूरा मैंने बताया। अब इसी को आपको क्या करना है? एरो डायग्राम के द्वारा समझना है, यानी कि जितनी बात हमने बोली वही एरो डायग्राम के रूप में आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो अब हमारे साथ बोर्ड की तरफ चलिए आप। क्लियर है? तो यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इनर सेल मास का फ्यूचर क्या होगा? ट्रोफोब्लास्टिक लेयर का और अलग अलग क्या फंक्शन है? ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला क्या होगा? गैस्टुला में गैस्टुलेशन क्या होगा? 3 लेयर कैसे बनेंगे? 2 लेयर कैसे बनेंगे? उससे ऑर्गन कैसे बनेंगे? ये सब का स्टडी लास्ट वीडियो में करेंगे। उसका नाम क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, वो कल होगा वीडियो। ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट,
पार्चुरेशन, लैक्टेशन, दैट विल बी लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो अब देखिए, ठीक है, चले इसके पास, मतलब एरो डायग्राम के पास देखिए, ये देखिए फर्टिलाइजर एंड इम्प्लांटेशन हेडिंग, जितनी बात लिखी हुई है उसको मैंने आपको ओरली समझाया है। अब देखिए एरो डायग्राम, मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर। ओके, इधर मेल पार्टनर, इधर फीमेल पार्टनर। मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर में कॉपुलेशन हो, जिसको अपना क्या बोले, क्वाइटस, यानी मैटिंग प्रोसेस। सीमेन इज रिलीज्ड बाय पेनिस इनटू वेजाइना, मैंने पहले बताया इसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली इन वेजाइना। मैंने इसका स्पीड भी बताया, स्पर्म का एक पार्टिकुलर स्पीड होता है। ओके, कहां पे, वेजाइनल ट्रैक में। पास थ्रू सर्विक्स, उसके बाद वेजाइनल बाद क्या था, सर्विक्स, इंटर्स इनटू द यूटेरस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फाइनली वो कहां पहुंचता है, एम्पुला के पास पहुंचता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे फीमेल पार्टनर का जो ओवरी है, ओवरी से रिलीज हुआ oocyte के रूप में, किस प्रोसेस के द्वारा, ओवुलेशन के द्वारा, ओवुलेशन के द्वारा। और ये ट्रांसपोर्ट होके कहां, इसको भी कहां पे आना है, फैलोपियन ट्यूब में ही आना है। यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है, सो देखिए, कहता है वेयर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कहता है कि ये फर्टिलाइजेशन, कहता है इट इज ओनली पॉसिबल इफ द स्पर्म एंड ओवम रीच साइमल्टेनियसली इन फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में अगर दोनों में कोई भी देर करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हर पॉपुलेशन, हर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये हर पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन में नहीं बदलता, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। ठीक है, कहता है, क्लियर है, यानी कि ये देखिए, दिस इज द रीजन, ठीक है, दिस इज रीजन व्हाई नॉट ऑल पॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, VBI। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे दोनों पहुंच गए, फर्टिलाइजेशन हुआ, फाइनली फ्यूजन अकर्स इन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। अब देखिए असली मैकेनिज्म यहां पे शुरू होता है। इसी को समझने के लिए मैंने उतनी देर आपको लेक्चर दिया। स्पर्म कॉन्टैक्टेड द जोना पेलुसिडा ऑफ ओवम। ओके, जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम, ठीक है, उसको कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो जोना पेलुसिडा ऑफ ओवम इंड्यूसेस किसको इंड्यूस किया, चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, क्वेश्चन मार्क, मैंने अभी अपने लेक्चर में बता दिया है। उसको क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी, यानी किसको रोकता है, पॉलीस्पर्मी कंडीशन को रोकता है, ये जो चेंजेज आता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, कहता है thus it ensures that only one sperm can fertilize the ovum। ये जो चेंजेज आता है जोना पेलुसिडा लेयर में, उसका रिजल्ट यही होता है। दूसरा स्पर्म वहां पे एंटी नहीं लेता है, क्योंकि वहां पे एक एंटी फर्टिलाइजेशन कोन बन जाता है, और एंटी फर्टिलाइजेशन कोन बनाने का रिस्पांसिबल कौन होता है, यही। क्लियर है पॉइंट। अब आइए, सेक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर्स इनटू द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि अब एक्रोजोम रिएक्शन होगा। एक्रोजोम रिएक्शन में क्या बताए थे, स्पर्म लाइसिन, सारा कुछ आपको अभी डिस्कस किए। किसके बारे में, एक्रोजोम के बारे में, इसलिए कुछ बोलना तो है नहीं। ठीक है, अब देखिए, कहता है ये जब एंट्री लेता है तो इंड्यूसेस मियोसिस 2 ऑफ सेकेंडरी oocyte, और मियोसिस 2 यानी रिडक्शन डिवीजन 2, ठीक है, मियोसिस 2, कहता है ये जो है, ठीक है, ये रिडक्शन डिवीजन हटा दीजिए, सीधे मियोसिस 2, ये भी अनइक्वल होता है। इसमें क्या होगा, एक बनेगा बड़ा सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओटिड, और एक छोटा सा सेकेंड पोलर बॉडी, क्या होगा, सेकेंड, ये भी N, ये भी N, ठीक है, बट ये नॉन फंक्शनल, ये नॉन फंक्शनल, और ये क्या, फंक्शनल। ठीक है, तो बताया क्या होगा, बोथ स्पर्म एंड ओटिड फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट। और जायगोट, अब क्या मैंने बताया था, जायगोट जो ही बनेगा उसके बाद वो किसकी तरफ मूव करना शुरू करेगा, यूटेरस की तरफ।
कौन से रास्ते से? इस्थिमस के रास्ते से। तो मूव्स थ्रू इस्थिमस विद माइटोसिस क्लीवेज टू यूटेरस फॉर्म 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं उसको? ब्लास्टोमियर। और ये ब्लास्टोमियर चाहे 2 सेल का हो तब भी, 4 सेल का हो, 8 सेल का हो, 16 सेल का हो, मतलब ब्लास्टोमियर ही बोले। कहता है एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर कॉल्ड मोरुला। और ये मोरुला, ठीक है, कहता है अब ये मोरुला का सेल ऑफ मोरुला, ठीक है, डायरेक्टली ये सेल ऑफ मोरुला कंटिन्यूअसली ग्रो, ठीक है, एंड फाइनली डिवाइड, ठीक है, टू फॉर्म another stage called blastocyst, बोलो क्लियर? या ब्लास्टो। और इसमें क्या होगा? इसमें ये देखिए पूरा का पूरा एक लेयर जो है, एक लेयर, ठीक है, आउटर एरिया की तरफ एक लेयर बनेगा और एक लेयर जो होगा वो होगा ग्रुप ऑफ सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। ये हमारा क्या होगा? इनर सेल मास। ये हमारा होगा इनर सेल मास। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? इनर सेल मास। और ये हमारा क्या है? ट्रोफोब्लास्टिक लेयर। ये हमारा है ट्रोफोब्लास्टिक लेयर। क्या है हमारा? ट्रोफोब्लास्टिक लेयर। और ये हमारा क्या है? इनर सेल मास। ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर वाला एरिया ये जाके, ठीक है, अटैच हो जाएगा किससे? यूटेराइन इंडोमेट्रियम वॉल्स, ठीक है, वॉल्स। और तब जाके ये इंडोमेट्रियम वॉल इसके चारों तरफ ये और ग्रो करेगा और इसको पूरे अपने आगोश में ले लेगा, यानी कि पूरा ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर ले लेगा। तो क्या लगेगा कि ये पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, गेट इम्बेडेड इन, ठीक है, यूटेराइन वॉल। और ये आने में बताइए, यहां से ये जो जायगोट बना है, कहां पे? ये जो जायगोट यहां पे बना है, ये देखिए, ठीक है, डिप्लॉयड जायगोट के बनने से लेके यहां तक आने में, ठीक है, कितना दिन का टाइम लगता है? यहां तक आने में 7 डेज का टाइम लगता है। कितने दिन का? 7 डेज। यानी 7 जायगोट के बनने के 7 दिन बाद क्या होता है? ठीक है, इम्प्लांटेशन। ये ब्लास्टोसिस्ट गेट embedded in uterine wall. This is called, ठीक है, this is called implantation. बोलिए कोई दिक्कत? तो यहां पे जाके इम्प्लांटेशन हुआ, यानी कि यहां पे जाके इम्प्लांटेशन कैसे हुआ बताइए? यानी कि फाइनली ब्लास्टुला गेट embedded in the uterine wall, ठीक है, क्योंकि यूट्राइन वॉल उसके चारों तरफ एक मास बना है, ग्रोथ करके उसको अपने अंदर लिया। बोलिए क्लियर है पॉइंट? अब इसमें पूरा का पूरा यहां तक आपने जो समझा, ये जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या शुरू होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये मोरुला, ये यहां पे आपका क्या आया था? मोरुला। तब क्या आया? ब्लास्टुला। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? गैस्टुला। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? गैस्टुला के बाद कहता है, गैस्टुला के बाद क्या पढ़ेंगे? ठीक है, गैस्टुलेशन, 3 लेयर का फॉर्मेशन, और गैस्टुलेशन के बाद 3 लेयर के फॉर्मेशन के बाद डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन। यानी कि तब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही हम पढ़ेंगे गैस्टुला के बारे में, गैस्टुलेशन के बारे में, ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। ऑर्गन में पढ़ेंगे पहले महीने में कौन सा ऑर्गन, दूसरे में कौन सा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन, थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन,
फिर बच्चे का जन्म कैसे, पार्चुरेशन, और तब क्या पढ़ेंगे, लैक्टेशन। और आपको पता ही है जो इम्प्लांटेशन अभी हम फिनिश कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन से लेके पार्चुरेशन के बीच में जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। यानी गेस्टेशन पीरियड में जो डेवलपमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बोलिए कोई दिक्कत? तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहां तक का मैंने सारा कुछ आपको बताया। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहां पे जो भी चीजें बताया वहां पे हम एक्स्ट्रा में 2 चीजें अभी आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं जो यहां जो चला एक्रोजोम रिएक्शन, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का एक अलग अप्रोच है जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग है, उसको आपको सुनना है मात्र 5 मिनट। कहता है फर्टिलाइजेशन के 5 स्टेप्स हैं, एक स्टेप नहीं है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 5 स्टेप में पूरा होता है, ध्यान से सुनिएगा। वहां से क्वेश्चन आता है नीट में, इसलिए मैंने इस टॉपिक को बचा के रखा था। इसकी चर्चा एनसीईआरटी में नहीं है, बट यहां से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। और ये क्वेश्चन लगातार 2015 में, 16 में तो लगातार पूछा है। जब री एग्जाम हुआ था 2 बार, तब भी पूछा था। देखिए क्या है, कहता है ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के 5 स्टेप है। कितने स्टेप हैं? 5। कहता है ए सी ए ए ए, ठीक है। अभी गर्मी थोड़ा ज्यादा हो गई है, तो गर्मी ज्यादा हो गई है तो उसमें लोगों को एसी में बैठने का मन करेगा, ठीक है। देखिए अभी भी हमें भी पसीना आ रहा है। एसी A3, एसी में आओ आओ आओ, ओके। फर्टिलाइजेशन का कोडिंग क्या बता रहे हैं? एसी में आओ आओ आओ, ओके। यानी कि एसी में आओ आओ आओ, ठीक है। एसी में आओ आओ आओ, तो ये जो है देखिए ऊपर हो सकता है शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो, तो मैं इसको फर्टिलाइजेशन को यहां पे मैं बताता हूं, ठीक है। एसी में आओ आओ आओ, ठीक है। उधर ऊपर हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े, ठीक है। एसी में आओ आओ आओ। ए फॉर अप्रोच ऑफ ए स्पर्म, अप्रोच ऑफ ए स्पर्म टू locate the ovum, to locate the ovum, approach of sperm to locate the ovum। ये पॉइंट क्लियर है? यानी अप्रोच ऑफ स्पर्म, स्पर्म को अप्रोच करना है फैलोपियन ट्यूब में तक जाके कि ओवम है कहां। साइमल्टेनियसली ओवम आ गया, फर्टिलाइजेशन होगा। तो अप्रोच ऑफ स्पर्म टू लोकेट द ओवम, क्यों स्पर्म की जिम्मेवारी है ओवम को लोकेट करने का? क्योंकि स्पर्म आर मोटाइल, ओवम आर नॉन मोटाइल। अब देखिए सी से, ये देखिए कैपेसिएशन, कैपेसिएशन ये नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आना ही आना है, ठीक है। नीट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपेसिएशन। ये कैपेसिएशन जो है कहता है प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम। ओवम को फर्टिलाइज करने के पहले स्पर्म में जो जो चेंजेज आती है, ठीक है, क्या क्या चेंज आती है? एक्रोजोम का बनना, एक्रोजोम के द्वारा, ठीक है, स्पर्म लाइसिन का बनना, सेक्रेशन के लिए तैयार होना, उसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आना, ठीक है, ये सारी घटनाएं जो कहलाती है वो कहलाती है कैपेसिएशन। ये कैपेसिएशन नीट का हॉट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद कहता है ये क्या है भाई, ठीक है, ये है आपका एंटी फर्टिलिजिन फर्टिलिजिन रिएक्शन। एंटी फर्टिलिजिन फर्टिलिजिन रिएक्शन कहता है फर्टिलिजिन रिलीज्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे एक ट्रिक याद रखिएगा, फोसा। दूसरा ट्रिक याद रखिएगा, फोसा, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ट्रिक ये एक है, याद रखिएगा, ठीक है। एसी में आओ आओ आओ, और ये क्या है आपका? फोसा, ठीक है। फर्टिलिजिन फर्टिलिजिन, ठीक है, इज रिलीज्ड बाय ओवम। और स्पर्म यानी एंटी फर्टिलिजिन इज रिलीज्ड बाय स्पर्म। यानी स्पर्म यहां पे किसको रिलीज कर रहा है? स्पर्म यहां पे रिलीज कर रहा है एंटी फर्टिलिजिन को,
और ओवम यहाँ पे किसको रिलीज कर रहा है? फर्टिलिजीन को। ध्यान देना आपको, फर्टिलिजीन को। क्लियर है पॉइंट? तो वो एंटी फर्टिलिजीन को और ये फर्टिलिजीन को, फोसा इसलिए बताया। इस रिएक्शन को बोलते हैं एंटी फर्टिलिजीन फर्टिलिजीन रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे को अगर मैच कर गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर मैच नहीं किया तो नहीं होगा। आप जो सुनते होंगे कि हर स्पेसीज का अपना इंटरब्रीडिंग बैरियर होता है, वो इसी के कारण होता है। ठीक है, यानी कि डॉग के स्पर्म का एंटी फर्टिलिजीन, ठीक है, कैट के ओवम के एंटी फर्टिलिजीन से नहीं मैच करेगा, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर हुआ आपका? चलिए अब देखिए, अब आइए ए से एक्रोजोम रिएक्शन। वही एक्रोजोम रिएक्शन जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्रोजोम रिएक्शन के कारण क्या होगा? जोना पेलोसिडा लेयर और प्लाज्मोना लेयर के दोनों के अंदर एकदम स्पर्म की एंट्री होगी। उसको डिसॉल्व कौन करेगा? स्पर्म लाइसिन रिलीज्ड बाय एक्रोजोम। इसको क्या बोलते हैं? एक्रोजोम रिएक्शन। यानी ये आपका क्या हो गया? एक्रोजोम रिएक्शन। और लास्ट में ए फॉर एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, और ये एम्फीमिक्सिस क्या है? फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेटिक न्यूक्लियस के, तो वो क्या है? एम्फीमिक्सिस। ये जो अप्रोच है, मतलब ये जो फर्टिलाइजेशन का है 5 स्टेप, ये एनसीईआरटी से थोड़ा अलग है, जरूर इसको याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक क्या बताया? ACA3, AC में आओ। क्लियर है पॉइंट? AC में आओ। ठीक है, यहां से एक नीट का क्वेश्चन कैपेसिएशन गारंटी के साथ आएगा। और फोसा, फर्टिलिजीन इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवम एंड एंटी फर्टिलिजीन इज रिलीज्ड फ्रॉम, फर्टिलिजीन इज एंटी फर्टिलिजीन रिलीज्ड फ्रॉम स्पर्म। स्पर्म के द्वारा एंटी फर्टिलिजीन और ओवम के द्वारा फर्टिलिजीन। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, ये ट्रिक और ये ट्रिक, ये दोनों ट्रिक को अलग से याद रखिएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सारा कुछ हमने डिस्कस किया, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी के एक पॉइंट को, डायग्राम आपको, बेस्ट डायग्राम के लिए आपको एनसीईआरटी ही देखना है। बेस्ट डायग्राम के लिए क्या देखना है? एनसीईआरटी। ओके, थैंक यू सो मच।